जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंडर अकेडमी में। आज हम इस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हुए हैं। ये वीडियो थर्ड है। इसमें हम जीके जीएस को जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। ओके तो ये थर्ड रहा। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं अभी हम। ये रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी से एक लिया गया है। इसमें क्या कहते हैं कि चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प यानी कि मीठे मीठे एकदम शांत जगह में चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर सुमधुर कोमल। आप सॉफ्ट सॉफ्ट बन सकते हैं एकदम, अगर अच्छी अच्छी जगह रहेंगे, एकदम फेवरेबल कंडीशन में रहेंगे। पर लेकिन अमृत क्लेश का पिए बिना, अमृत क्लेश मतलब झगड़ा झंझट ये जो रहता है ना, युद्ध, आतप अंधड़ में जिए बना, जब तक कठिनाइयां तूफान नहीं आएंगी वह पुरुष नहीं कहला सकता। पुरुष का मतलब यहाँ पर केवल मेल की बात नहीं, मेल फीमेल दोनों हो गए। वह पुरुष मतलब पुरुषत्व जिसके अंदर, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो इस रामधारी सिंह दिनकर जी की इस कविता से शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन कहते हैं कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। जरा बताइए इसको। तो सलालपन बिजली परियोजना जरा सोच के बताइए, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसे हम देखते हैं। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास। तो झेलम नदी पर जो हमारी बिजली परियोजना है उसको नाम देते हैं किशन गंगा। क्या नाम देते हैं? किशन गंगा। झेलम नदी पर जो बिजली परियोजना है उसे नाम देते हैं किशन गंगा। रावी नदी पर जो है उसे कहते हैं रंजीत सागर। रावी नदी परियोजना को क्या नाम देते हैं? रंजीत सागर नाम देते हैं, रंजीत सागर। चेनाब नदी पर हमारी यही सलालपल बिजली परियोजना, ये हमारी चेनाब नदी पर है। और ब्यास नदी पर जो बिजली परियोजना है, ब्यास नदी बिजली परियोजना है, उसको क्या नाम देते हैं? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध। या फिर इसे इस जगह पर जहां पर यह है पोंग, यह पोंग परियोजना भी नाम दिया था। इसे पोंग नामक जगह पर यह है, इसे पोंग परियोजना भी नाम देते हैं। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? सलालपल बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आंसर हो गया आपका चेनाब नदी पर स्थित है। ओके, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अच्छा एक चीज में और ज्यादा देख लीजिए। ये देखिए, ये पूरी ये सभी सिंधु नदी के सभी तंत्र पाते हैं, इंडस रिवर सिस्टम के अंतर्गत ये सभी आते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका ये इधर से इंडस रिवर होते हुए आ रही है, फिर इधर से एक आती है ये झेलम नदी आती है, यहाँ से फिर एक चेनाब नदी ऐसे आ रही है। यहाँ पर ये इंडस रहा, झेलम रहा और ये चेनाब रहा। फिर नीचे से देखिए ये एक रावी नदी इधर आती है, फिर एक इधर ब्यास आई और एक इधर ये सतलज आकर के इसमें मिलती है। फिर बाद में ये आकर के इधर ऐसे मिल गई। क्या ध्यान दीजिएगा, ये ये आपका कौन सी नदी रही? ये वाली सिंधु नदी रही, ये वाली सिंधु नदी रही। ये कौन सी नदी है? ये कहेंगे ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी हो गई आपका। और ये वाली कौन सी नदी है? इसको नाम देते हैं चेनाब नदी। कौन सा नाम दे दिया? चेनाब नदी नाम दे दिया। और इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं रावी नदी, रावी नदी नाम दे दिया। और इस वाले को क्या कहते हैं? सतलज नदी, सतलज नदी का नाम देते हैं। और ये वाली जो नदी है इसको नाम देते हैं ब्यास नदी। तो ध्यान दीजिएगा, 1960 में 1960 में एक समझौता हुआ था भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में, जिसे कि सिंधु जल समझौता कहते हैं। उसके तहत जो सिंधु, झेलम, चेनाब, ये जो तीन नदियां हो गई, सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका 80% वाटर, इसका 80% वाटर पाकिस्तान के पास जाएगा और 20% वाटर भारत के पास आएगा। जबकि ये जो रावी, ब्यास और सतलज हो गई, रावी, ब्यास, सतलज हो गए, इनका 80% वाटर इंडिया रखेगा और 20% पानी पाकिस्तान को जाएगा। तो जो हमारी सलालपल बिजली परियोजना है ये चेनाब नदी बना हुआ है, इसका कि 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। ये चेनाब नदी हो गई, 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, जिसमें से हमारे पास कितना बचा? 20% बचा। उसी 20% में सलालपल बिजली परियोजना बनाई गई है। ओके, देख सकते हैं यहाँ कर है वसंत विषुव होता है। वसंत विषुव का मतलब एक तरीके से अगर सीधे अगर नाम से पढ़े तो एक ऐसा समय, वसंत विषुव का मतलब होता है जिस समय जो
सन है हमारा जो सूरज है उसकी किरणें भूमध्य रेखा, ये देखिए आप, ये हमारा अर्थ रहा, ये यहाँ पर इसे मेडिटेरेनियन, ये इसे कहा भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा नाम दे दिया, या फिर यहाँ पर देखिए अब ये जो सन रहा, सन की जो लाइन, जो सन की रे है, ये सीधे कहे, एकदम कहे खड़े पे जब यहाँ पर पड़ती है, तब जो दिन और रात का समय है वो पूरा इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं, इसीलिए इसे वसंत। अच्छा ये किस समय पर हो रहा है? ये 21 मार्च का समय हो रहा है। उस समय उत्तर, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसी के बाद से गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। तो ये आपका 21 मार्च वसंत विषु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है राजस्थान में खितड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खितड़ी परियोजना, ये खितड़ी नामक जगह है राजस्थान में के झुंझुनू जिला में। राजस्थान के झुंझुनू जिला में खितड़ी नामक जगह जगह है, जो एरिया है, लोकेशन का नाम है खितड़ी है। वहां पर कॉपर की मात्रा पाई जाती है, तो इसीलिए कॉपर, खितड़ी कॉपर परियोजना, इसका पूरा नाम क्या रहा? खितड़ी कॉपर परियोजना के लेकर के है, ये झुंझुनू जिले में है, खितड़ी से रिलेटेड है ये। ठीक। नेक्स्ट देते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हम लोग जानते हैं, ये असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस एनिमल के लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडा के लिए, राइनोसेरस के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की मतलब कि ऐसी नदियां जो कि हिमालय से होते हुए फ्लो करती है, हिमालय से इनका ओरिजिन होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र ही ये हिमालय से निकलती हैं, जबकि ये कावेरी और गोदावरी ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इसलिए ये हिमालय नदी तंत्र का आंसर क्या बन गया आपका? गंगा ब्रह्मपुत्र, मतलब ये बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये देखा जाए बैंक दर, ये आप बोलते हैं कि बैंक दर क्या होता है? बैंक दर का सीधे मतलब खाली पूछा है कि बैंक दर होता क्या है, तो कहें कि जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो आरबीआई है, यह आरबीआई क्या करता है कि जो डिफरेंट जो बैंक हमारे यहाँ चल रही है, जैसे कि एक कहते हैं कि ये एसबीआई हो गया, ये यूबीआई हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, ये इन सब जो बैंकों को जो पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जाते हैं आरबीआई से पैसा लेने के लिए जाते हैं। तो आरबीआई जिस रेट पर इन बैंकों को पैसा देता है उसी को बोला जाता है बैंक दर, उसी को बोला जाता है बैंक दर या फिर बैंक रेट। जिस रेट पर आरबीआई इन अनुसूचित बैंकों को, जो ये जो बैंक हैं, इन बैंकों को पैसा देता है, रकम देता है, मनी देता है, उसी को बैंक रेट बोला जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, अब ये कर रहे हैं कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? नगद कोषानुपात, पहले इसका मतलब जान लें कि नगद कोषानुपात का क्या मतलब है। ये कहें कि आरबीआई यदि नगद कोषानुपात को घटा दे, ये देखिए ये रहा है आपका आरबीआई रहा, और एक बैंक जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए हम एसबीआई को लेते हैं, ठीक, ये आरबीआई रहा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा रहा, कई ऐसे बैंक हो सकते हैं। अब कहानी क्या होती है कि अगर एसबीआई के पास कहें टोटल अगर पूंजी है, अगर मान लीजिए कि एसबीआई के पास अगर 100 रुपए की पूंजी है, तो बैंक क्या कहेगा कि इसमें से बैंक ने कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है कि इतना नगद आपको हमारे पास जमा करना होगा। मान लीजिए अगर ये 10% का हुआ है, तो 10 रुपए एसबीआई का टोटल मनी है उसके पास से 100 रुपए का उसके पास रिजर्व लेकर के इतना डिपोजिट कर उन्होंने बैंक की शुरुआत किया है, या उनके पास इतना बैंक है, इतना पैसा है, तो उसमें से अगर 10% से रखा हुआ है तो उसका 10 रुपया आरबीआई के पास जमा करना होगा। बचा इनके पास कितना? इनके पास बचा कितना? अब 90 बचा। अब इसी 90 को लेकर के यह पब्लिक के बीच में जो बिजनेसमैन है उनको ये लोन देंगे, उस लोन के आधार पर बाकी लोग अपना धंधा व्यापार करेंगे। तो यानी कि बैंक के पास अब कितना रुपए केवल बचा? 90 रुपए। अब लेकिन कह रहा है कि इसी को बोलता है नगद कोषानुपात। अब देखिए कहे कि अगर आरबीआई इस नगद कोषानुपात को घटा दे, मतलब अब 10% के बजाय ये कह दे कि नहीं भैया 5% तो 5% का मतलब क्या हुआ कि जो बैंक हो गया, अब बैंक के पास कितने पैसे बचाएंगे? 95 रुपए बचेंगे। तो 95 मतलब कि 90 से बढ़ाकर 95 हो गया। बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा, वह ज्यादा
किसी को दे पाएगा, लोन दे पाएगा। तो इसका मतलब उसका क्रेडिट बढ़ेगा, बैंक का क्रेडिट बढ़ेगा, बैंक का साख बढ़ेगा। तो इसका मतलब रहा कि अगर नगद कोषानुपात यानी बैंक जो है अपने पास जो फिक्स नगद जमा करती है, डिपॉजिट जमा करती है, उसका अमाउंट घटा दे, तो सीधी बात है अगर बैंक कहेगा कि हमारे पास कम जमा करो, तो आरबीआई ने कहा हमारे पास कम जमा करो, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा, तो बैंक उस पैसे को ज्यादा लोन दे पाएगा, बैंक का क्रेडिट बढ़ेगा, साख बढ़ेगा। ये इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? ये देखिए, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि निजी अधिकार की बात कर रहा है। जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, जैसे कहें रेलवे हो गया, या फिर हवाई यात्रा हो गया, या फिर कहें समुद्री यात्रा हो गया, हाईवे बनाना, रोड बनाना, जो भी होगा, सब पर सारा का सारा काम अगर कोई एक पूंजीपति कर रहा है, सीधा मतलब समझिए कि कोई एक बिजनेसमैन या फिर कई बिजनेसमैन हो गए, प्राइवेट कंपनी से कर रही है, तो उनका मेन मोटिव क्या रहेगा? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? लाभ कमाना है। जनता से हित से ज्यादा मतलब नहीं है, इनका उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा में बस प्रॉफिट वहां से ड्राइव करना है, प्रॉफिट वहां से हमें निकालना है बस। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होगी उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम दिया जाएगा पूंजीवादी। जो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे, कहें सीधे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर पूरे समाज को लेकर के चले, यानी कि जो संसाधन है, संसाधनों पर अगर उस सरकार का हाथ रहे, सरकार का पूरा कंट्रोल है, तब उसे नाम देते हैं हम समाजवादी नाम देते हैं। और अगर दोनों मिल करके रहें, कुछ पे सरकार का, कुछ पे जो है ये प्राइवेट कंपनी का हाथ है, जैसे कि भारत में अभी तक है लगभग फिलहाल, तो उसे मिश्रित नाम दिया जाएगा। ठीक, तो इसका जो हमें सही आंसर बना वो क्या बना? कैपिटलिस्ट। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कुछ देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।